यस। नमस्कार, मैं लालजू प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। देखिए, आज हमारी जो क्लास होने वाली है उषा कविता को लेकर होगी, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है और आप शायद पहले पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए खुशी की बात है कि आज आप पढ़ भी जाएंगे। आइए देखते हैं इस पाठ में हम क्या क्या देखेंगे। इस कविता को में हम क्या देखेंगे। इस कविता में हम बात करेंगे कवि परिचय, भावार्थ, अभ्यास और PYQ, यानी कंप्लीट। आज हम इस क्लास में इस कविता को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार हो चुके होंगे इस क्लास के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कवि के बारे में कि उनका जन्म क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, और इन्हीं के बारे में बात करेंगे, यही सब। और उसके बाद हम बात करेंगे कविता का जो भावार्थ है। तो सबसे पहले आपको सवाल यहीं से बनता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म काल, जन्म समय क्या है। तो आपको याद रखना 1911। और आपको मालूम है कि अज्ञेय का भी जन्म समय 1911 ही है। नागार्जुन का भी 1911 है, हालांकि पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि बहादुर यानी शमशेर यानी कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता है? 1911 में होता है। बहादुर शमशेर, शमशेर 2 बार आया है, श आया है, तो उसको ऐसे एक एक करके याद कर सकते हैं। शमशेर बहादुर, या 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बहादुर होते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपको जैसा आप जो ट्रिक बनाए अपने सुविधा अनुसार ज़रूर बनाइए। 1993 में इनका जो निधन होता है, तो ये कोई ख़ास उतना नहीं रहता है, कभी कभी पूछता है। ज़रूरी ये है कि 1911 याद रखें। बात करें जन्म स्थान, सवाल ये भी बनता है, किसी भी राइटर, कवि, कोई भी हो, उन सवाल वहाँ से बनता है कि बताइए कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले बात कर लें कि जन्म स्थान देहरादून, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, ऐसे याद रखना है। यानी बहादुर द देहरादून, द बहादुर देहरादून, ऐसा याद रखिए। माता पिता प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह हैं। पिता का नाम क्या है? तारीफ। बहादुर बच्चों की तारीफ की जाती है ना, तो वही तारीफ हो गई। बहादुर बच्चों की तारीफ की जाती है, यानी पिता तारीफ सिंह। और बहादुर 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं बहादुर होते हैं। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के, 1911। प्रभु देई, ऐसे याद रखना है, प्रभु देई। और प्रभु देई कौन है भाई? तो ये इनकी माता जी हैं। और आप बात करते हैं आगे बढ़ के 1928 में हाई स्कूल शिक्षा की बात करें तो ये हाई स्कूल 1928 में ये क्लियर करते हैं। उसके बाद 1931 में इंटर की परीक्षा पास करते हैं और 1933 में BA इलाहाबाद से। सवाल बने कि BA कहाँ से किए हैं, तो इलाहाबाद से। ऐसा सवाल तो कम ही बनता है। ये कई बार पीछे हम देख चुके हैं कि ज़्यादातर अगर प्रश्न बना है तो ये बना है कि कब किए। ये समय ज़्यादातर पूछा हुआ है, स्थान नहीं पूछा है, समय ही पूछा है कि कब किए। 1933 में BA किए थे। तो और MA कब किए थे? 1938 में। और किस सब्जेक्ट से किए थे, विषय से किए थे? तो ये अंग्रेजी से किए थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इनकी जो पत्नी का नाम है, क्या नाम है? धर्म देवी। इनकी शादी किससे होती है? धर्म देवी से होती है। तो ऐसे याद रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी है। क्लियर? और शादी कब होती है? 1929 में होती है। फिर बहुत जल्द ही, कम ही समय में, यानी 1933 में पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु। सवाल बने कि पत्नी की मृत्यु कब होती है, तो 33 में। ज़रूरी याद रखना है ये नाम क्या है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी है। शमशेर बहादुर सिंह धर्म। फिर परिवार, फिर इनका परिवार क्या हो जाता है? बिखर जाता है। ये परिवार विहीन हो जाते हैं। और आगे बात करें, संपादन कार्य भी इन्होंने किया। संपादन कार्य का मतलब होता है इन्होंने संपादित किया है, पत्र पत्रिकाओं का जो संपादन होता है, तो इन्होंने भी किया है। और उसका नाम है रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानी।
तो इन सब का ये संपादन किए हैं। ज़रूरी याद रखना है ये प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पड़ता है कि ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और ये सवाल बना भी है तो इसलिए इसको याद रखना है। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की। शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो 1978 में, यानी 7 के बाद 8 आता है, याद रखना है 7 8 78 बहादुर 78। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, सवाल ये भी आया हुआ है, तो दोनों सवाल आगे आप देखेंगे। अब इनकी रचनाओं पर थोड़ी सी प्रकाश डाल देते हैं। कृतियाँ क्या है, यानी रचनाएं। दूसरा सप्तक के ये कवि रहे हैं, अज्ञेय इनके समकालीन रहे, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। तो अज्ञेय के साथ अज्ञेय ने तार सप्तक की शुरुआत की, जिसमें दूसरा जो सप्तक रहा है उसका ये कवि रहे हैं। 1951 में दूसरा सप्तक, और वही नाम दूसरा सप्तक भी इन्होंने लिखा है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, जो ब्लैक में मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया है, तो आपको याद रखना ये ज़रूरी है। ये रचनाएं ज़रूरी हैं क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है, कभी भी बन सकता है। चुका भी नहीं हूँ मैं, इसलिए शायद ये लिखे होंगे, हालांकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि चूँकि ये तो बिल्कुल ही परिवार विहीन हो गए हैं अपने लाइफ में, इनकी जीवन में इतने उतार चढ़ाव हुआ है कि हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य और उस संदर्भ से इन्होंने ये नाम रखा हो, चुका भी नहीं हूँ मैं। तमाम तरह की बाधाओं को झेलने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये एक ही साथ है, ठीक है, एक ही साथ है ये एक ही साथ है। काल तुझसे होड़ है मेरी, 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, ठीक है। और गज़लें भी इन्होंने लिखा, तो गज़ल का जो संग्रह है सुकून की तलाश, क्या है नाम इसका, सुकून की तलाश, और ये पूछा जा चुका है 1 नंबर के प्रश्न में। और प्रतिनिधि कविताएं जो इनकी मुख्य कविताएं रही उन सबको लेकर एक संग्रह बनाकर संपादित किया गया। कौन संपादित किया, तो डॉक्टर नामवर सिंह, एक बहुत बड़े आलोचक विद्वान रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं। तो इन्होंने संपादन किया था प्रतिनिधि कविताओं को लेकर। आइए बात करते हैं आगे। अज्ञेय बताया, अज्ञेय का नाम नागार्जुन। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। आदि के आदि यानी नागार्जुन, ये दोनों का जन्म 1911 ही में है, ठीक है, 1911 में दोनों का जन्म काल है, और शमशेर बहादुर का भी 1911 में ही है। तो आदि के समकालीन, ये समकालीन मतलब उस वक्त एक साथ में ये लोग रचनाएं कर रहे थे। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए थे। ध्यान देने की बात है, इसमें 2-3 शब्द हैं। आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना की, इनकी चेतना कैसी थी, स्वच्छंद, उस चेतना को लेकर ये कविताएं लिखा करते थे। और प्रयोगशील मतलब नए नए उपमाओं बिंबों का इसमें प्रयोग करना इनकी कविताओं की ये विशेषता रही है। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने के लिखे पीढ़े घी से पीटे शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि नए नए उपमान का इस्तेमाल करते थे। शब्दों से किसी चीज़ को अगर दर्शाना हो तो नए नए शब्दों को जोड़ जाड़ कर ये उपमा देते थे और उसमें एक नए बिंब का निर्माण करते थे। और हम जब कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे भी उसमें इस विशेषता को। आगे बात करते हैं। और ये आपको मालूम हो गया कि ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। 20वीं शती के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की, यानी प्रगतिशील कवि के रूप में इनकी पहचान बनी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी विशेषता है कुछ। वे कवि और शायर एक साथ थे, तभी तो ये गज़ल लिखे ना, शायर ही गज़ल लिखता है। अब आइए, कभी भी जैसे दुष्यंत साहब हैं, उन्होंने भी गज़ल लिखा है। स्वच्छंदतावाद इनकी विशेषता रही है। प्रगतिवाद बिल्कुल, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वस्तुवादी यथार्थवाद,
और कलावादी रूपवाद, इन सब का एक ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सर्जनात्मकता में तैयार किया जिसमें इन सब की सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई। कहने का मतलब है कि ये किसी एक धारा में बहकर रचनाएं नहीं लिखी या की, ये मतलब तमाम तरह की जो भी धाराएं हिंदी साहित्य में चली उन सब का एक समग्र रूप घोल मिलाकर इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी कविताओं के अंदर। वही हुआ स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ये क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य के ये धाराएं हैं। प्रगतिवाद में कुछ कवि हुए, लेखक हुए, वो कुछ कविताएं इसकी विशेषता के अनुसार लिखे। फिर उसके बाद प्रयोगवाद आया, उसके अकॉर्डिंग लिखे वो। फिर नई कविताएं आई, उसमें भी कविता का रूप जो है वो बदला। तो ये सब क्या है? धाराएं हैं। और ये शमशेर बहादुर सिंह ये कवि जो हुए, ये किसी एक धारा में बंध कर नहीं, हालांकि ये प्रयोगवादी ही हैं, प्रगतिशील से निकलते हुए प्रयोगवादी के बीच में रहे और जाके प्रयोगवाद में मिलते हैं, तभी तो दूसरे तार सब तक में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये किसी एक में बंध कर नहीं लिखे, बल्कि इनके अंदर बहुत सारी गुण, अलग अलग धाराओं की गुण समाहित रही। आगे बढ़ते हैं, ये विशेषता रही है इनकी। बस अब हम देखेंगे कविता की भावार्थ। और हालांकि देखिए, ये प्रगतिशील नए नए बिंब धर्मों का प्रयोग करने वाले कवि रहे हैं। तो ये जो कविता है, इसकी थोड़ी सी एक दो बिंदु पर हम बात कर लिए तो ये कविता बिल्कुल घरेलू यानी गांव को दृष्टि में रख कर लिखा गया है। जब गांवों में सूर्योदय होता है उस वक्त, हालांकि ये दृश्य आपको शहर में नहीं मिलेगा देखने को, जब भी मिलेगा गांव में ही मिलेगा। और जब सूर्य उदय होता है सुबह में, जब उषा कालीन रहता है, तब की ये कविता लिखी गई है। उसकी खूबसूरती क्या रहती है उस वक्त की ये कविता, उस उषा होते जैसे ही अंधेरा छटता है, मतलब सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं बिस्तर से, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तब आप ये देखते हैं कि उषा जैसे ही अंधकार छटता है और सूर्य की पहली जो किरण लालिमा छाए हुए चारों तरफ बिखरी रहती है, उस वक्त यानी उसको उषा काल बोलते हैं। उसकी विशेषता क्या क्या रहती है और उसको दर्शाने के लिए इन्होंने घर में जो माताएं चूल्हा चौकी करती हैं, चूल्हा लिपना होता है ना गाँव में, ये तो शहर में होता नहीं है, तो ये सीधे सीधे गांव से जुड़ा गया है, उपमा वहाँ से लिए हैं और फिर एक बीम तैयार करती हैं। जैसे माएँ चूल्हा चौकी लिपती हैं, गोबर से, मिट्टी से राख मिलाकर ऐसे लिपती हैं, फिर सिलवट पर मसाला पीसती हैं, तो वो काला सिलवट रहता है, पीसते पीसते उस पर लालिमा आ जाता है या पीला टाइप से थोड़ा हो जाता है। तो वही उन्हीं चीज़ों को उपमित कर करके इन्होंने इस कविता को एक सौंदर्य रूप दे दिया है। काफ़ी बढ़िया लिखा है, इसलिए इसको रखा भी गया। हालांकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, कविता मतलब इतनी आसान नहीं है समझना इसको, और जितना आसान भी है। तो आइए अब ज़्यादा बात ना करते, इसके सीधे भावार्थ पर चलते हैं। और मैं इसका जो भावार्थ लिख चुका हूँ और सीधे हम उसको पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रात नभ था, यानी प्रात मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश। प्रात नभ का मतलब सुबह का जो आकाश होता है बिल्कुल साफ सुथरा, उसकी बात की जा रही है। बहुत नीला, शंख जैसे। कैसा था? बहुत नीला था। फिर कैसे? शंख जैसे। यहाँ नीला शंख नहीं, नीला अलग है, शंख अलग है। हालांकि बहुत जगह ऐसे ही समझाया गया, एक साथ लिखा हुआ नीला शंख, शंख कभी नीला नहीं देखे होंगे आप। लेकिन यहाँ पर चूँकि कविताओं में ऐसा होता है ना कि शब्दों को कोई व्यवस्थित ढंग नहीं होता, इधर उधर जोड़ जाड़ के सब लिखे जाते हैं ऐसे ही। तो ये बहुत नीला जो सुबह का जो आकाश है वो बहुत नीला स्पष्ट कवि को दिख रहा है। और कैसा? तो फिर शंख जैसा। शंख कहने का मतलब यहाँ लिया गया है, उपमा लिया गया शंख से, कि शंख क्या होता है? बिल्कुल पवित्र माना जाता है। उसकी जो ध्वनि निकलती है वो पवित्र निकलती है। पूजा जब अर्चना होता है तो शंख बजाया जाता है। तो क्यों बजाया? क्योंकि वो बहुत स्वच्छ, सुंदर, पवित्र शंख होता है। तो इस कारण से इससे एक प्रतीक रूप में इसका इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि जो आकाश नीला है, बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ, साफ दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? भोर का नभ है, यानी जो सुबह का अब जो आकाश है, भोर वही प्रात नभ कहिए या फिर भोर का नभ है। अब क्या है भाई? तो देखिए, भोर का जो नभ है यानी आकाश है, राख से लीपा हुआ चौका। अब उसमें थोड़ा सा उस आकाश
जो भोर का जो आकाश है उसका जो है दृश्य बदल रहा है, यानी अब सूर्य की रोशनी धीरे धीरे लालिमा उस पर चढ़ रही है। पहला तो एक हो गया कि अभी सूर्य निकला नहीं है, बिल्कुल नहीं निकला हुआ है तब आकाश, अब सूर्य धीरे से अपनी आंख खोल दिया है, यानी अब चारों तरफ लालिमा छा रही है। तब कैसा हो रहा है, यानी राख से लीपा हुआ चौका, जैसे बिल्कुल साफ है भोर का, ये मालूम हो गया। अब जो जैसे माएँ घर में चौका बर्तन करती हैं साफ़ सुथरा करके बिल्कुल उसको स्वच्छ बनाती है खाना पकाने के लिए, वैसे ही जो हमारा सुबह का जो आकाश है नभ है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ प्रतीत हो रहा है। कैसे भाई, तो जैसे राख, ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। क्लियर। और हाँ, अभी क्या है, मौसम जब सुबह है तो बिल्कुल ठंडापन रहता है, नमीपन रहता है। अभी तो और नमीपन है, ओश देखिएगा सुबह उठते हुए आपको ओश मिलेगा, यानी नमीपन मिलेगा। तो वही है, जैसे चूल्हा चौकी लिपने के बाद थोड़ा सा गीला रहता है, उसी प्रकार से जो आकाश है वो बिल्कुल नमित है, नमी है उसमें अभी। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। अब देखिए, अब जैसे आकाश नभ है सुबह का, नीला तो है ही, लेकिन अब उसमें लालीपन, जैसे सुबह सुबह होता है तो कालापन दूर होता है, तो वही कह रहा है कि बहुत काली सील मतलब पत्थर होता है, तो काले पत्थर जो होता है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे केसर उस पर घोला गया, उस पर मला गया है, ये रगड़ा गया है। वो कह रहे हैं कवि कि केसर से उस तरीके से जो उसकी सुबह की जो लालिमा फैली हुई है वो केसर के समान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे काले पत्थर पर केसर को रगड़ा गया, यानी जो आकाश है या जो है वो तो एक वक्त में काला था, अब धीरे धीरे छट कर उस पर क्या हो गया, केसर धुल गया। क्लियर। कि जैसे धुल गई हो, वही केसर से धुल गया हो स्लेट पर। या फिर अब एक दूसरा उपमा इसमें ले रहे हैं कि बिंब तैयार कर रहे हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो किसी ने, मल दी हो किसी ने। अब ऐसा लग रहा है वो आकाश, जैसे सूर्य की लालिमा चढ़ती है आकाश पर नभ में, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं कहीं देखिएगा, जैसे स्लेट पर हम लोग बचपन में लिखते थे तो पेंसिल जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं चाक, वही ये खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक यानी पेंसिल हम लोग नहीं बोलते हैं। तो देखेंगे उसमें पत्थर का जो पेंसिल लाल भी रहता है, तो लिखने के बाद दो कलर का, किस गेर कलर का और उजला खींचते बचपन में लिखते थे तो आ जाता था। तो बचपन की कभी वहाँ पहुँच कर उस चीज़ को लिया हुआ है। तो यही होता है। पीछे हमने इनकी विशेषता भी पढ़ी कि नए नए प्रयोगशील की विचार कर रहे हैं, ये प्रयोग करते रहे हैं नए नए उपमा को, तो यही चीज़ है। तो स्लेट पर जैसे लाल खड़िया चाक से लिख देने पर कहीं उजला सफ़ेद तो कहीं लाल छा जाता है, उसी तरीके से लगता है किसी ने मल दिया हो, यही बात कही जा रही है। अब लिखित रूप में देख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, क्योंकि बोलने वक्त से आप फिर पता चलेगा कि आप लिख भी नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर। कभी कहते हैं कि सुबह का आकाश शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है जैसे शंख पवित्र होता है। आप मैंने जो बता दें, अगर उसको पॉज करके वीडियो अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा, और इसमें से कुछ मिलाकर अपना बना लीजिएगा कुछ आंसर। वातावरण में नमी प्रतीत होती है, सुबह सुबह आकाश मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका लगता है जो अभी नमी के कारण गीला है। सूर्य क्षितिज से, यानी जैसे ही सूर्य उगता है सुबह सुबह तो हल्की दूर से उगता है कहीं। क्षितिज का मतलब होता है आकाश और धरती का जो अंतिम छोर पर हमें जो चीज़ दिखाई देता है, तो सूर्य वहीं से निकलता है, वही क्षितिज हुआ। तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, मानो जैसे काली रंग की पत्थर को काली रंग का पत्थर की नहीं, की पत्थर नहीं, का पत्थर को के पत्थर होगा, काली रंग के पत्थर को लाल केसर से धो दिया गया हो। ठीक है। अंधेरा काली सील, और अब यह लाल से मैंने मार्क है कि यहाँ पर बताया गया कि अंधेरा जो रहता है वो काली सील के उपमित किया हुआ है, यानी जो बताया हुआ कि जो उस वक्त अंधेरा रहती है, सूर्य उगता है तो वो वही काली पत्थर हुआ, काली सील हुआ, कौन, अंधेरा। और उस पे क्या होता है, जब जैसे ही सूर्य की लाली निकलती है यानी केसर के समान लगती है, तो वो केसर से उसका तुलना, सूर्य की लाली की तुलना किससे की गई है, तो केसर से की गई है। ये लिखना नहीं है आपको, मैंने ये हाईलाइट कर दिया। इस समय आप लिख सकते हैं, इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। चाक कहिए, मिट्टी वही चीज़ हुआ। और यहाँ पर चाक भी लिख सकते हैं। अंधेरा, यानी अब देखिए, अब अंधेरा काली स्लेट के समान, ठीक है, सुबह की लाली में अब जो अंधेरा है कैसी है, तो काली स्लेट के समान है।
और दूसरा इसमें सुबह की लालिमा कैसा है, तो लाल खड़िया के चाक के समान लगने वाली है। तो एक जगह सवाल भी बना है कि यहाँ पर बताइए कि ये लाल खड़िया चाक क्या है, किससे तुलना की गई है। तो आप सुबह की लालिमा लिख सकते हैं, या फिर उषा कालीन की शोभा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफ्यूज करता है ये पंक्ति जो है यहाँ पर। कई बार लगेगा कि यार क्या है नील जल। देखिए नील जल यानी नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना। यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, गौर, किसी की गौर झिलमिल दे हैं नील जल में। जैसे नील जल यानी आकाश की बात की जा रही है कि नील जल या अर्थात आकाश। और एक यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जल में जब देखते हैं सुबह जब आकाश नीला रहता है, तो जल में देखते हैं तो जल कैसा लगता है, नीला प्रतीत होता है, बिल्कुल नीला लगता है कि आकाश धरती पे है, नीला है। तो अगर उसमें उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सूर्य निकलता है यानी नील जल में यानी नीले आकाश में जैसे ही सूर्य निकलता है तो कैसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो गौर मतलब किसी गोरी स्त्री को बोला जा रहा है कि जैसे किसी गोरी स्त्री का झिलमिल देह मतलब चेहरा, उसका बदन झलक रहा हो। किसके बारे में कहा जा रहा है, सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य जैसे आकाश में जैसे ही निकलता है, नील जल में निकलता है जैसे ही, तो वो मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गोरी स्त्री का झिलमिलाता हुआ शरीर हो। समझ गए, जैसे हिल रही हो वही। और ऐसा सूर्य प्रतीत हो रहा है कि उसका तरंग आकाश में तरंग ऐसे बह रहा है। जैसे ऐसा समझिए कि जो तालाब है और इसमें पूरा देखने पर आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यानी लगता है कि जल ही ये नीला है। तो इसमें ऐसे समझिए कि किसी का शरीर इसमें अगर दिखता है तो कैसे इसके तरंग से झिलमिल दिखता है। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सूर्य है वो हिलता हुआ झिलमिल दिखाई पड़ रहा है जैसे किसी गोरी स्त्री के समान हो। यही बात करें, जादू टूटता है। और फिर जादू क्या है, टूटता है, जादू यही है कि जो नभ है, उषा कालीन का जो आकाश है, वो उस जो लाल केसर की तरह समान लाल दिख रहा है, उसमें लगता है कि कोई लाल चौक से लिख दिया हो। तो ये सब क्या है, वही तो इसकी जादू है। जादू अर्थात इसकी यही खूबसूरती है। और ये खूबसूरती क्या हो जाती है, जैसे ही सूर्य निकलता है पूर्ण रूप में जैसे अपना निकलता है, तो ऐसा मालूम चलता है कि ले उषा कालीन के जो खूबसूरती थी वो गायब हो गई है। यही यानी जादू टूट गया है उसका, ये हुआ इसका अर्थ जादू टूटने का। इस उषा का अब सूर्योदय, फिर अब धीरे धीरे सूर्योदय हो ही जाता है। आइए लिखित रूप में देखते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। हाँ, ये तो पहले देख लिए हम लोग। अब देखते हैं आगे की जो बात है। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। वो जो सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देती है वो कैसा प्रतीत होती है, किसी गोरी स्त्री की तरह प्रतीत होती है, जो मानो लगता है कि उसका कोई शरीर झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। नीले जल में हिल रही हो अर्थात इस नभ में सूर्य हिलता हुआ यानी उसका जो प्रकाश है झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है दूर से, ये बात कही जा रही है। तो आप इसका कॉपी कर सकते हैं। गोरी सुंदरी के देखकर धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रति, वही बात हुआ। और उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसका पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है भाई, सूर्य निकल चुका है, निकल रहा है और निकल चुका है। यही तो लिखना है आपको। क्लियर, यही भावार्थ है। बहुत छोटी कविता है और कोई ज़्यादा ख़ास इसमें चीज़ें नहीं हैं, बस 2-4 उपमाएँ उपमित बिंब को तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी क्लियर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न में मैं बता दूं आपका 2 नंबर के प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं और फिर 4 नंबर के बन रहे हैं, 4 नंबर के, और एक 5 नंबर के प्रश्न बन रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले के बच्चों के लिए ज़्यादातर 2 ही नंबर का प्रश्न बना है, लेकिन साइंस वाले बच्चे में 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कोई लिमिट नहीं है कब क्या पूछ दे। तो इस दृष्टि से हम सबको देखेंगे। 5 नंबर वाला मैं टास्क में रखा हूँ आपको, एक ही सवाल बार बार पूछता है, 2022 में पूछा है अभी तक। आइए
ओ माय गॉड, अभी तो पीछे देखना रे बाबा, 1 मिनट, पेन ले लूँ। और देखिए प्रश्न है, प्रातः काल का नभ कैसा था? कवि के माध्यम से बताना कि कवि जो दर्शाया है प्रातः काल कैसा दर्शाया है। तो प्रातः काल का नभ अत्यधिक नीला, ये आपको मालूम था, लगाया इसलिए था में देना है तो है में जवाब देना है। शंख जैसा स्वच्छ चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, पवित्र प्रतीत होता है, ये सीधे लिख सकते हैं आप। उस समय नभ ऐसा लग रहा था जैसे लिपा हुआ चौका हो, यानी चौका, चूल्हा चौका हो। नभ सूर्योदय की पहली किरण के कारण ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सील को लाल केसर से धो दिया हो या उस पर लाल केसर मल दिया हो। क्लियर, बहुत सुंदर स्पष्ट जवाब है। अब आइए आगे देखते हैं 2 नंबर, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? राख से लिपा हुआ चौका तो हमने देखा भावार्थ में कि राख से इसलिए चौका का मतलब हुआ कि चौका को पवित्र कर देना, खाना बनाने के लिए उसे तैयार करना, साफ स्वच्छ करना। तो कभी इसे उपमित क्यों किया हुआ है नभ को? तो वही देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके का समान बताकर उसकी पवित्रता, स्वच्छता को अभिव्यक्त करना चाहा है। 2 ही बात याद रखनी है, शब्द ये पवित्रता, स्वच्छता। माएँ लिपती क्यों है भाई, साफ सफाई क्यों करते, ताकि स्वच्छ हो जाए। जो भी रात भर में कीड़े मकोड़े वहाँ पर भ्रमित हुए हैं, घूमे हुए हैं, भ्रमण किए हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो सारे कीड़े हट जाएं, मर जाएं, राख के माध्यम से क्लियर हो जाए। जैसे सुबह माएँ राख मिट्टी से अपनी चूल्हा चौका लीप कर स्वच्छ और पवित्र करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने से जवाब मेरे भाई ज़रूर बनाइएगा तो मज़ा आएगा आपको। उषा का जादू क्या है, कैसा है बताना है। तो उषा का जादू नभ की प्राकृतिक सुंदरता, उसका नीले शंख, उसका नीले शंख। अब ध्यान देनी है यहाँ पर, यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं, ये काट सकते हैं, लिख सकते हैं कि उषा, लिख सकते हैं उषा का, यहाँ से लिख सकते हैं उषा का, ऐसे एक पंक्ति यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन आप लिखिएगा उषा का नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हुई लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान, आदि जैसा प्रतीत होना, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं प्रतीत होना ही जादू है। 2-3 तो बातें लिखनी है भाई, शंख जैसा प्रतीत, शंख जैसा होना, शंख जैसा पवित्र, राख से लिपा हुआ और लाल खड़िया चाक से लिखा हुआ, ये 2-3 बातें याद रखेंगे हो जाएगा। ये कमा दे दीजिए यहाँ पर, यहाँ सीधे नीले हटा दीजिए, उसका शंख जैसा लिख दीजिए, शंख जैसा, बिल्कुल शंख जैसा पवित्र भी लिख सकते हैं। अब आइए, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये थोड़ा सा है बहुत, हाँ आइए तो देखिए, लाल केसर सूर्योदय के समय जो आकाश में लालिमा आती है, तो उस लालिमा के लिए ये लाल केसर प्रयुक्त किया गया है उससे, ठीक है, लालिमा को बताने के लिए लाल केसर की तरह। और लाल खड़िया चाक उषा काल में नभ की जो शोभा है उसको दर्शाने के लिए कि वो कैसा दिख रही है, ठीक है, तो वही चीज़। हालांकि यहाँ पर उषा कालीन के जगह आप लिख सकते हैं स्लेट पर जैसे लाल चाक से लिखा जाता है तो उजला और लाल का सम्मिश्रण दिखता है, उसके लिए ये किया गया है, ये भी लिख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न थे, अब ये जो है 4 नंबर का प्रश्न है। ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार पूछा जा चुका पहले, लेकिन इस बार चांस बनता है। व्याख्या करना है और आपको मालूम है कि व्याख्या कैसे किया जाता है। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यहाँ से इस उषा का जादू टूटता है, इस उषा का अब, यहाँ से एक पंक्ति है, फिर यहाँ से सूर्योदय हो रहा है। बताना है, संदर्भ लिखना होता है पहले, आपको मालूम ही है। बाप रे बाप, ओह माय गॉड, लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश, जो लिखना लिखिए। हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2
कि कविता उषा से ली गई है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये कवियों के कवि कहे जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उषा के पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया है। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ। यहाँ से सीधे चेंज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब भी व्याख्या में लिखना है व्याख्या, और व्याख्या डैश देख लिखना है। कवि कहते हैं कि उषा का जादू नभ की प्राकृतिक सुंदरता है। जादू क्या है? तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्य ही जादू है। अब उसमें देखते हैं कौन कौन से। तो नीले शंख, यहाँ काट दिए। शंख की तरह पवित्रता, शंख की तरह पवित्र लिख दीजिए। पवित्र राख से लीपे हुए गीले चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हुई, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि जैसा प्रतीत होना ही उसकी जादू है। लेकिन अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये तो एक सवाल का जादू, उधर भी इसका आंसर यही सेम देखें, लेकिन वही कॉपी करके मैंने लिख दिया। और क्या लिखना है भाई? यही तो लिखना है। और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ जोड़ना है, लेकिन जैसे ही सूर्य बाहर निकलता है, पूर्ण रूप में उदित होता है, तब उषा के ये सारे जो जादू हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसकी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो बिखर जाती है। यही इम्पोर्टेंट बात है, मूल बात यही लिखना है। ये लास्ट वाली जो है, पहले दर्शा देने के जादू क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके पीछे ये जो है ना, इसमें 1 मिनट 6 नंबर में एक और है, तो उसका भी व्याख्या इसी आधार पर खुद कर लीजिएगा। भावार्थ में हमने जो समझा है उसको कॉपी करके। अब आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न नहीं रखा हमें, 8 नंबर पर सीधे आता हूँ। जो ज़रूरी है वही देखना है, सब देखना नहीं है। प्रातः न, बाकी अगर आपको लगे कि हमको उसका भी आंसर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसको आंसर करके आपको दे देंगे। कमेंट कर देंगे वहाँ पर, या फिर एक नई वीडियो जब रिवीजन करेंगे तो उस वक्त बताएंगे। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? तो देखिए, प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला स्वच्छ पवित्र होता है, ये आपको मालूम हो गया। और शंख भी पवित्र उज्जवल होता है। ठीक है, शंख पवित्रता का प्रतीक है और प्रातः नभ भी पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से की गई है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर देखते हैं। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? तो भाई किसकी गौर देह हिल रही है? तो सूर्य की हिल रही है। नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गोरी स्त्री का शरीर हिल रहा है। अर्थात नीले जल में सूर्य की गोरेपन, स्त्री के तरह गोरेपन शरीर हिल रहा है, झिलमिला रहा है। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक टास्क मेरे तरफ से आपके लिए, और ये ज़रूरी टास्क है, गृह कार्य। उषा कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ। इसमें आपने देख लिया, टोटल का भावार्थ देख लिया, आप उस भावार्थ को ही लिख देंगे ना, तो इसका केंद्रीय भाव निकल कर आ जाएगा। पूरा का पूरा अपने शब्दों में लिखिएगा तो निकल के आ जाएगा। लेकिन ये टास्क है और ये 5 नंबर के कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता, नहीं बताया हूँ, आपके ऊपर छोड़ा हूँ, ताकि देखता हूँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट करेंगे, अगर आप इसका आंसर लिख पाएंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिए, इससे भी मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चलिए फिर तब तक के लिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे इसका PYQ, यानी इस पार्ट्स, यानी इस कविता से जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनको देखेंगे। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, हार जीत, उषा, साकेत। तो इसमें बताना है प्रकृति वर्णन, यानी बताना है कि किस कविता में, निम्न चारों में से किस कविता में प्रकृति का वर्णन है। तो आपको मालूम है कि उषा एक ऐसी कविता है इसमें जो प्राकृतिक, यानी नभ, आकाश, सूर्य की बात कही गई है, यानी कुल मिलाकर प्रकृति वर्णन की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न में कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम हो गया, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, सुकून की तलाश में किसकी रचना है?
सुकून की तलाश में किसकी रचना है और ये क्या है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए ये है क्या। कविता है या कविता संग्रह है या गज़ल है या कहानी संग्रह है या निबंध संग्रह है, ये बताना है आपको। इकबाल की शमशेर बहादुर, ये भी आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर की ये बताना है, ये रचना है, लेकिन ये आपको बताना है कि है क्या, ये कौन सी विधा का है, ये रचना की है रचना। उषा शीर्षक कविता की कवि कौन है, आपको मालूम हो गया भाई, शमशेर सीधे मुंह पे आना चाहिए, सी में दिया ये। अब आइए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। निम्न देखिए, ये अभी आप समझिए कि सवाल इस तरीके से बने हुए हैं 1 नंबर के, तो ये आप समझने के लिए समझिए, और बाकी आंसर अगर कर पाएँ तो ये बहुत बढ़िया है, अगर मालूम है तो और अच्छी बात। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो बताना है पुत्रवियोग, उषा, कवित्व, गांव का घर। तो आपको मालूम है बी उषा से। लेकिन अब ये बताइए कि पुत्र वियोग, एक सवाल यहाँ से मैं करता हूँ कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, किसकी कविता है, ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके पीछे हमने क्लास कर लिया है पुत्र वियोग से और कवित्व से भी कर लिया है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, ये सवाल देखिए आया है ना, तो ये आपको मालूम है कि 7-8, मैंने कहा 7-8, शमशेर 7-8 1978 में। बी में आंसर देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, पुत्रवियोग की नहीं है। अब तक लौट करना आया मेरा खिलौना, पुत्रवियोग से। अधिनायक नहीं है, उषा से है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम आगे भी पढ़ेंगे हार जीत जो कविता, इसको भी पढ़ने वाले हैं और अधिनायक को भी पढ़ेंगे, लेकिन पुत्रवियोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हो, तो यहाँ पर आपका जो PYQ है ख़त्म होता है। हालांकि आर्ट्स वाले बच्चों, ये साइंस वाले के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनकी परीक्षा में जो पूछा गया ये प्रश्न था, लेकिन आर्ट्स में भी सेम यही प्रश्न पूछे गए थे और बहुत कम पूछे गए थे 1 नंबर के सवाल। वहाँ सबसे ज़्यादा 2 नंबर के सवाल पूछे गए हैं लघुतरीय, तो ध्यान देना है। अब आप बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया, भार समझे या नहीं, कैसा फील किए, कमेंट ज़रूर करके बताइए। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए, प्यार अपना वहाँ पर ऐसे छोड़ जाइए हल्की हल्की मुस्कान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।